Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic performance counseling. Let's start with the meaning of performance counseling. सो परफॉर्मेंस काउंसलिंग किस वर्ड से मिलके बना है? परफॉर्मेंस प्लस काउंसलिंग. परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उस एफर्ट्स को डालने के बाद जो रिजल्ट आया है दैट इज़ योर परफॉर्मेंस. और काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आपने काउंसलिंग सुना भी होगा कि कुछ लोगों का प्रोफेशन ही काउंसलिंग करना होता है. तो काउंसलिंग में वो क्या करते हैं? सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम को, उसके किसी भी पॉइंट को सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कोई ना कोई एडवाइस उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो परफॉर्मेंस काउंसलिंग क्या हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उनसे डिस्कस करना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्हें और एनकरेज करना कि वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से हमें परफॉर्मेंस काउंसलिंग करनी है. सो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे. तो ये किसकी ड्यूटी बनती है? इस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस काउंसलिंग करे सो दैट वो उन्हें मोटिवेटेड रख सके. कई बार क्या है, परफॉर्मेंस काउंसलिंग को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मैनर में देखा जाता है कि आप क्या करो, एम्प्लॉयज़ का कहाँ कमी रह गई उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने की कोशिश करो, वही परफॉर्मेंस काउंसलिंग है. बट ऐसा नहीं है. ये पॉजिटिव साइड को भी देखता है और नेगेटिव साइड को भी देखता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी क्या स्ट्रेंथ है ये उस पर भी फोकस करता है और उसकी क्या वीकनेस है, दोनों चीज़ों पे फोकस करता है. जो उसने परफॉर्मेंस की है उसके क्या अच्छे पॉइंट रहे हैं आप उन्हें वो भी बताओ, उस पर डिस्कस करो ताकि स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके. और क्या ऐसी चीज़ है जो वीक हैं, जो लैक कर रही हैं, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके, करेक्टिव एक्शन लिया जा सके. तो उसके रिगार्डिंग जब भी डिस्कशन होता है दैट इज परफॉर्मेंस काउंसलिंग. सो परफॉर्मेंस काउंसलिंग को हम परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन भी बोल सकते हैं. इट इज़ अ न्यूट्रल टर्म दैट डिफाइन अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन अप्रेजर एंड द अप्रेजल. यानी कि एम्प्लॉय होता है. अब एम्प्लॉय कौन है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है. और इसको अप्रेज कौन करता है? मैनेजर. अप्रेज का मतलब क्या है? ये देखना कि जैसा हमने इनसे चाहा था, जो हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हमने सोची थी, एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ वैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं. इसका मतलब क्या होता है? हम अप्रेज कर रहे हैं, यानी कि ये देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसमें अप्रेजर कौन हुआ और अप्रेजी कौन हुआ? ये तो है अप्रेजी, जिसको अप्रेज किया जा रहा है. और अप्रेजर कौन होता है? जो अप्रेज करता है. तो अप्रेज कौन करता है? मैनेजर. किसको करता है? एम्प्लॉय को. तो जब मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस कि जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया तो मुझे पता लगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, कौन से पॉइंट को आपको बना के रखना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं, उस चीज़ पे जो डिस्कशन होता है दैट इज़ परफॉर्मेंस काउंसलिंग. आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि परफॉर्मेंस काउंसलिंग क्या है. दो लोगों के बीच में डिस्कशन. दो लोग कौन हुए? अप्रेजर एंड अप्रेजी. अप्रेजर कौन? जो मैनेजर है, जो हायर लेवल पे है, जो इवेल्युएट कर रहा है. और अप्रेजी जिसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, वो कौन होता है? एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक फॉर्मल डिस्कशन जिसके अंदर वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी रही हैं, कौन सी कहाँ कमी रही है, ताकि उसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सके. दैट इज़ परफॉर्मेंस काउंसलिंग. It is done to identify the factor that have positively or negatively affected the performance. जब मैंने मीनिंग बताया तभी बोला था कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि परफॉर्मेंस काउंसलिंग पॉजिटिव पॉइंट को भी बताती है और नेगेटिव पॉइंट को भी बताती है कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस आई है, जो आपने परफॉर्म किया है, कौन सी चीज़ है जो उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो रही है. दोनों के ऊपर डिस्कस होता है और ज़्यादा परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए वो कोई ना कोई रिजल्ट लेके आते हैं. नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस काउंसलिंग? कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस काउंसलिंग कर रही है तो उसके पीछे उनका क्या पर्पज़ है. अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अप्रेज करने के बाद डिस्कस करती है कि भाई आपकी ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस रही है, ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सब करने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक.
दैट्स टू ऑब्वियस कि वो क्या चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जो आपने काम किया है वो कैसा रहा है। अगर हम एम्प्लॉयज़ को बताएंगे ही नहीं कि वो कैसा काम कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव कैसे करेंगे। मान लो एक एम्प्लॉय है जो अच्छा काम नहीं कर रहा, बट आप जब तक उसे एक्नॉलेज नहीं करोगे कि भाई आप काम अच्छा नहीं कर रहे, उसे पता ही नहीं चलेगा और वो वैसा ही काम करता रहेगा। तो आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए भी परफॉर्मेंस काउंसलिंग करते हो। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेटेड फील करोगे। आप अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में रख के देखो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ पे जैसा काम आपने किया है आपके पॉजिटिव पॉइंट को भी हाईलाइट किया जाता है, जो आपके वीक पॉइंट है उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस किया जाता है कि अगर कमी रह रही है तो क्यों रह रही है, किस चीज़ की कमी आपको फील हो रही है। तो इसका मतलब आप मोटिवेट होगे कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोच रही है, आपकी ग्रोथ के बारे में सोच रही है, तो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। देन एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक कनेक्टिविटी बना देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी परफॉर्मेंस इतनी मैटर करती है कि वो हर बार उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से एम्प्लॉय की एंगेजमेंट इंप्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी क्योंकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ अगर आपस में बैठ के फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं तो वो अपने व्यू पॉइंट एक्सचेंज करेंगे, जिनकी वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। एंड एम्पैथेटिक एटमोसफेयर, कि कैसा एटमोसफेयर बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्पैथेटिक मतलब जिसमें सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कि कौन से पॉइंट पे आप अच्छा कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे आप बुरा कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ना कि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉय ये समझने की कोशिश करेगा कि मैनेजमेंट क्यों चाहती है कि मैं इंप्रूव करूं, और मैनेजमेंट ये समझने की कोशिश करेगी कि क्यों कमी रह रही है। तो इसके अंदर उनका एम्पैथेटिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। नाउ हमारे स्टेप्स क्या हैं काउंसलिंग प्रोसेस के, तो फर्स्ट स्टेप है, 4 ही स्टेप इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेवलपमेंट ऑफ रैपोर्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर। जो हमारा जिनके बीच में फॉर्मल डिस्कशन होगा, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में डिस्कशन होता है ना परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उन दोनों के बीच में पहले रैपोर्ट को बिल्डअप करना, यानी कि उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते और वो आपके साथ परफॉर्मेंस काउंसलिंग कर रहा है, तो वो कितने ही एफर्ट्स डाल रहे, आपको नहीं लगेगा कि वो सच बोल रहा है, आपको लगेगा ये जानबूझ के मुझ में कमियां निकाल रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते। तो वो एफर्ट्स डालेगा वो तभी ट्रू होंगे जब उनके बीच में रैपोर्ट होगी। तो रैपोर्ट यानी कि रिस्पेक्ट बिल्डअप करना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करना। अब सेकंड स्टेप क्या है, एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस, कि सबसे पहले एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की टुवर्ड्स डिग्निटी होनी चाहिए। अब वो क्या करेंगे, अगर एक दूसरे के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट है तो वो इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बेस पे फ्यूचर गोल बनाएंगे कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा एनहांस हो सके, इस तरीके का फ्यूचर गोल बनाना, और वीकनेस को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और गोल बनाने के बाद फाइनली उस पर एक्शन प्लान बनाएंगे कि ये जो फ्यूचर गोल हमने बनाया है इसे किस तरीके से अकम्प्लिश किया जा सकता है, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसका एक्शन प्लान बनाना। तो ये हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस काउंसलिंग, कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रिस्पेक्ट बिल्डअप करोगे एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में। देन वो क्या करेंगे, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, शेयर करेंगे। उसी के बेस पे फ्यूचर गोल आप डिटरमाइन करोगे और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका एक्शन प्लान आप बनाओगे। नाउ कंडीशंस फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस काउंसलिंग, कि आप अच्छी परफॉर्मेंस काउंसलिंग करना चाहते हो तो कौन कौन सी कंडीशंस को आपको फुलफिल करना चाहिए, या ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस काउंसलिंग कर सकते हो। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट ऑफ ओपननेस एंड म्यूचुअलिटी, कि एक दूसरे के बीच में ओपननेस का क्लाइमेट होना चाहिए, म्यूचुअलिटी का क्लाइमेट होना चाहिए, कि जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में एक फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को भी समझें। एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, और मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए कि एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं। दोनों के बीच में म्यूचुअलिटी होनी चाहिए और ओपननेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हेजिटेट कर रहे हैं एक दूसरे को बताने में। अगर हेजिटेट करोगे तो सारी बातें सामने नहीं रख पाओगे, जिससे हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, ओपननेस एंड म्यूचुअलिटी। सेकंड इज
हेल्पफुल एंड एम्पथेटिक एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल एंड एम्पथेटिक, कि एम्प्लॉय को वो हेल्प करना चाहते हैं, जो भी उसके वीक पॉइंट हैं मैनेजमेंट चाहती है कि वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे हेल्प करें ताकि उनके वीक पॉइंट को ओवरकम किया जा सके और उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो एम्पथेटिक हो और हेल्पफुल हो। थर्ड इज ओपन कम्युनिकेशन, कि एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में क्या हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, बीच में बैरियर्स ना हो, कि जो मैनेजमेंट बात रखना चाहती है वो भी सिंपली रख सके, जो एम्प्लॉय बात रखना चाहते हैं वो भी सिंपली रख सके। अगर ओपन कम्युनिकेशन होगी तो ज़्यादा बेटर डीलिंग हो सकती है। नाउ फोकस ऑन वर्क ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि वर्क रिलेटेड बिहेवियर पे फोकस होना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट या एम्प्लॉय डिस्कस कर रहे हैं वो किसके ऊपर, किसके रिगार्डिंग डिस्कशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन होना चाहिए। फालतू चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका किसके साथ कैसा रिलेशन है, बाकी चीज़ों को आप अभी साइड में रखो और काउंसलिंग के टाइम वर्क रिलेटेड बिहेवियर पे क्या करो, फोकस करो। फोकस ऑन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी, कि आप जब वर्क ओरिएंटेड बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ है उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे तो फोकस करोगे ही करोगे, बट जो प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी एक एम्प्लॉय फेस कर रहा है या जो वीकनेसेस हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए ताकि उनको क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। और वो प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज वर्क से रिलेटेड ही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ डिस्कशन ऑफ सैलरी एंड अदर रिवॉर्ड्स, बिकॉज आप परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको अपनी सैलरी या रिवॉर्ड्स के ऊपर डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या कब सैलरी बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको उस टाइम नहीं पूछने चाहिए, इसे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और आपकी क्या स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस रिलेटेड जो बिहेवियर है उस पर ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। एंड एक्टिव लिसनिंग, ये किस में चाहिए, मैनेजमेंट में भी और एम्प्लॉय में भी, कि दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझना है, दोनों को एक्टिव लिसनिंग करनी जरूरी है। कि मैनेजमेंट जब बता रही है कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, तो एम्प्लॉय अच्छे से सुने, और जब एम्प्लॉय उसके रीज़न बता रहा है तो मैनेजमेंट अच्छे से सुने, एक्टिव लिसनिंग हो ताकि अच्छे से आप उस पर डिसीजन मेकिंग कर सको। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ काउंसलिंग, कि जब काउंसलिंग करते हैं, जो मैनेजमेंट है वो काउंसलिंग कर रही है, तो काउंसलिंग के टाइम वो क्या क्या काम करती है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज एडवाइस, कि ऑब्वियस सी बात है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एडवाइस देती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग सजेशंस देती है कि आप इस वीकनेस को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो या अपनी स्ट्रेंथ को कैसे एनहांस कर सकते हो। रीएश्योरेंस, रीएश्योरेंस का मतलब क्या है, अगर आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, अगर वो किसी चीज़ की वजह से डिससेटिस्फाइड है, तो उसे ट्रस्ट में लेके आना, दोबारा एश्योर करना कि आप वो काम कर सकते हो, उनके अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, ये भी किसका काम है, काउंसलिंग का काम है। देन कम्युनिकेशन, की इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनके बीच में होनी चाहिए, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना भी एक फंक्शन है काउंसलिंग का। देन रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन, अगर चाहे वो टेंशन मैनेजमेंट की हो चाहे वो टेंशन एम्प्लॉय की हो, काउंसलिंग किस पे फोकस करती है कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी टेंशन है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या फिर आउटसाइडर कोई स्ट्रेस है, तो वो हमेशा चाहेंगे कि उसे वो रिलीज कर सके, रिड्यूस कर सके और रिमूव कर सके, सो दैट फ्रीली एक एम्प्लॉय वर्क कर सके। तो काउंसलिंग में देखो, जैसे नॉर्मली साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग होती है उनमें वो क्या करते हैं, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो सामने वाला उनको सुन के यही बोलता है ना, एनकरेज ही करता है कि कोई नहीं, आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो ये इसका मतलब क्या है, इमोशनल टेंशन को रिलीज करना इज अ मेजर फैक्टर और फंक्शन ऑफ काउंसलिंग। रीओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप उनके मोटिव को ही चेंज कर दो। अगर आपको ये लग रहा है कि एम्प्लॉय सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सही पाथ में नहीं जा रहा, तो काउंसलिंग के थ्रू आप उन्हें रीओरिएंट कर सकते हो, उनके मोटिव को, गोल को रीडिज़ाइन कर सकते हो। एंड क्लैरिफाइड थिंकिंग, क्लैरिफाइड थिंकिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक और रेशनल मैनर में सोचें, अनरियलिस्टिक गोल ना रखें, ऐसी चीज़ें ना रखें अपने माइंड में जो अनरियल है, इमेजिनेशन में जीने की बजाय वो रियल लाइफ में जिए और रेशनल चीज़ों पे फोकस करें। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस काउंसलिंग, अभी तक हमने की थी वो थी कंडीशंस जो आपको फुलफिल करनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव हो सकता है। बट आप अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो और क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो कि मेक श्योर दैट द सबॉर्डिनेट इज विलिंग टू लर्न फ्रॉम द काउंसलिंग। ये आपको पक्का होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है ना, जो सबॉर्डिनेट है, वो चाहता है कि वो काउंसलिंग से लर्न करे। जब तक आप विलिंग ही नहीं होगे ना, तब तक सामने वाला चाहे कितना ही अच्छा लेक्चर दे के चला जाए, आपको नहीं समझ में आने वाला। तो जब
तक एम्प्लॉई ये चाहेगा नहीं कि उसको उसकी काउंसलिंग हो, उसको कुछ बताया जाए, तब तक आप अच्छे से उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो आप उनके अंदर विलिंगनेस को इंश्योर करो। एनकरेज द सबॉर्डिनेट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कि जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उनको एनकरेज करो कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें। उनको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि वो मैनेजमेंट पे डिपेंडेड है अपने सारे काम के लिए। उनको फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट वर्क के लिए आपको एनकरेज करना चाहिए, तो अच्छे से परफॉर्मेंस काउंसलिंग हो सकती है। एंड मेक श्योर द सबॉर्डिनेट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ काउंसलिंग, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग करने के पीछे, ये सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उन्हें मोटिवेट करना, रिटेन करना, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो उन्हें क्लियर होना चाहिए। एडुकेट फॉलोअप होना चाहिए, कि जो आप काउंसलिंग कर रहे हो उसके बाद चेक करो कि क्या आपकी काउंसलिंग इफेक्टिव रही भी है या नहीं रही, क्या आप जो चाहते थे वो आउटकम आपको मिले या नहीं। और देन लास्ट इज मिनिमाइज आर्ग्यूमेंट, कि जब काउंसलिंग हो रही है तो डिस्कशन होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, कम से कम आर्ग्यूमेंट आप रखो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।